लोग देखते हैं। पहले हम लोग पर्यावरण के कुछ फैक्ट्स, उसका इंट्रोडक्शन और उसका पहला चैप्टर एटमॉस्फेयर देख चुके हैं। ये आपके सारे एग्ज़ाम्स में काम आएगा। आपका ये पर्यावरण सब उसी के हिसाब से ही इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। आपके सारे टीचिंग एग्ज़ाम्स में भी ये पर्यावरण काम आएगा। और कोई भी एग्ज़ाम आप दें, किसी में दूसरा कुछ थोड़ी ना हो जाएगा, सेम ही रहता है। तो आज इसके हम सेकंड टॉपिक या सेकंड चैप्टर बोल लें, उस पे देखते हैं, जिसका नाम है जैव विविधता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो पहले हम लोग देखते हैं जैव विविधता है क्या। तो किसी निश्चित स्थान पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और उसी स्थान पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतु उस स्थान की क्या कहलाते हैं, जैव विविधता। विभिन्न प्रकार के होंगे तभी तो उसमें विविधता देख बताई जाएगी। और जो जैव विविधता दिवस होता है वो 22 मई या फिर 29 मई ऑप्शन में। शब्द ये किसने किया था, दिया था WG रॉजन ने 1985 में। और इसके जनक कौन है, EO विल्सन। और यह अधिनियम कब बना था, दिसंबर 2002 में। ठीक, अब सर्वाधिक जैव विविधता वाली देखते हैं कि विश्व क्या है, कौन सा है, ब्राज़ील। और ब्राज़ील को क्या कहते हैं, सांपों का देश। महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका। अफ्रीका को अंध महाद्वीप भी कहते हैं। और सर्वाधिक जैव विविधता वाली रेखा कौन सी, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। क्षेत्र कौन सा है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। भारत राज्य केरल। ठीक, भारत में राज्य कौन सा है, केरल। घाटी कौन सी है, शांत घाटी। और घाट कौन सा है, पश्चिमी घाट। ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है कि सर्वाधिक जैव विविधता कौन से घाट में मिलती है, पश्चिमी घाट में। ठीक, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल की तरह दिखाया गया है कि अगर एक ही प्रजाति के पौधे होंगे, जैसे सारे देखो मैंगो वाली ट्री हैं, तो इसकी जो जैव विविधता है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो जहाँ पर एक ही प्रजाति के पौधे होंगी तो उस स्थान की जैव विविधता क्या होगी, हमेशा कम होगी। और फिर इसमें देखिए दूसरे वाले चित्र में, चित्र संख्या 2 में, इसमें मैंगो भी है, लेमन ट्री, एप्पल है, ऑरेंज है। तो यहाँ पर अनेक प्रजातियों के पौधे हैं, इसलिए इस स्थान की जैव विविधता क्या होगी, अधिक होगी। मतलब अगर ये कह सकते हैं कि अगर एक ही प्रजाति के सब होंगे तो वहाँ पे कम होगी, और अगर अलग अनेक प्रजातियों के होंगे तो वहाँ पे जैव विविधता अधिक होगी। ठीक, इसके एग्जाम्पल भी देखिए बगल में दिए हुए हैं ना, लिखे हुए हैं एरो लगा के। ठीक, अब हम लोग देखते हैं प्रजाति क्या होती है। कोई दो ऐसे जीव जो आपस में लैंगिक प्रजनन कर सकें। लैंगिक प्रजनन आप लोग जानते ही हैं। और उनसे उत्पन्न जो संतान हो वो भी लैंगिक प्रजनन करने में सक्षम हो, तो वो प्रजाति कहलाता है। जैसे गधा हो गया, ये मेल है, घोड़ा फीमेल वाला लेंगे हम लोग, तो इन दोनों के मिक्स प्रजनन से क्या बनेगा, खच्चर। और इनमें जनन क्षमता नहीं होती है। इसी तरह घोड़ा अगर मेल लेंगे और गधा फीमेल लेंगे तो इससे हिन्नी बनेगी, हिन्नी। इनमें भी जनन क्षमता नहीं होती, और जो किन्नर होते हैं उनमें भी जनन क्षमता नहीं होती है। एक आप लोगों ने पढ़ा होगा कुंजी प्रजाति, कीस्टोन, उसके बारे में देखते हैं कि वो क्या होता है। तो हमारे पर्यावरण में ऐसे पौधे और जीव जंतु जिनका होना आवश्यक है, और यदि वे गायब हो जाएं या विलुप्त हो जाएं तो हमारे पर्यावरण में संकट आ जाएगा। तो ऐसी ही प्रजातियों को हम लोग क्या कहते हैं, कुंजी प्रजाति कहते हैं। पेड़ पौधे जीव जंतु, ब्रैकेट में देखो लिखा है प्रजातियाँ, उसी स्थान की क्या कहते हैं, कुंजी प्रजाति कहते हैं। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि जंगलों में जो आग लगता है वो कैसे लगता है। तो देखिए यहाँ पत्ती बनी है, एक पतली पत्ती और एक भारी पत्ती, चौड़ी पत्ती वाला। पहला देखो चित्र संख्या 1 में पतली पत्ती वाला पौधा है, और चित्र संख्या 2 में भारी पत्ती या चौड़ी पत्ती वाला। तो हम लोग देखते हैं पतली पत्ती वाले पौधे में कि गर्मियों में हवा गर्म होगी, पत्तियां रगड़ेंगी, घर्षण बल लगेगा, उससे उत्पन्न पदार्थ होगा रेजिन, उसकी वजह से क्या लगेगी, आग। और इसमें क्या होगा, चौड़ी पत्ती वाले में गर्मी में हवा होगी, पत्तियां भारी होंगी तो रगड़ेंगी नहीं, तो घर्षण बल नहीं होगा, तो रेजिन नहीं उत्पन्न होगा, तो आग नहीं लगेगी। इसको आपको याद रखना है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं आपका जैव मंडल। क्या देखते हैं, जैव मंडल। नेक्स्ट इसी में बायोस्फीयर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बायोस्फीयर। इसमें देखिए 3 जोन है। सबसे अंदर वाली देखिए कोर जोन है, फिर बफर जोन है, फिर ट्रांजिशनल जोन है। देखते हैं फिर हर जोन में इनका क्या क्या है। तो कोर जोन में देखते हैं कि इस जोन में सर्वाधिक मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है। इस जोन में फ़ोटो खींचना, अंदर जाना बिल्कुल निषेध है। इस जोन में दुर्लभ जीव जंतु पाए जाते हैं, जैसे लाल पांडा, ओलिव रिडले कछुआ। अब आते हैं हम लोग बफर जोन में। इस जोन में कोर जोन की अपेक्षा कम जैव विविधता पाई जाती है। इस जोन में अनुमति लेकर आप अंदर जा सकते हैं, और इस जोन में राष्ट्रीय पार्क जो होते हैं केंद्र सूची वाले वो आते हैं। ठीक,
अब हम लोग देखें ट्रांजिशनल जोन। इस जोन में सबसे कम जैव विविधता पाई जाती है। इस जोन में व्यक्ति बिल्कुल स्वतंत्र होता है। इस जोन में अभ्यारण्य व्यक्ति और उनके घर पाए जाते हैं राज्य अभ्यारण्य के राज्य सूची में। और इस जोन में आदिवासी भी पाए जाते हैं। कौन? आदिवासी भी। ठीक है। अब जो जैव विविधता का मापन होता है वो 3 प्रकार से होता है। कैसे? 3 प्रकार से होता है जैव विविधता का मापन आपका। अल्फा बायोडाइवर्सिटी, बीटा बायोडाइवर्सिटी और गामा बायोडाइवर्सिटी, 3 प्रकार से होता है। ठीक। अब हम लोग देखते हैं कि जैव विविधता का संरक्षण कैसे हो सकता है। इन सीटू और एक्स सीटू जिसमें बोलते हैं स्वास्थानीय और परास्थानीय। तो इन सीटू में कौन कौन से आते हैं? राष्ट्रीय पार्क, अभ्यारण्य, जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र। और एक्स सीटू में जीन बैंक, बीज बैंक, चिड़ियाघर और बॉटनिकल गार्डन आते हैं। तो स्वास्थानीय संरक्षण देखते हैं क्या है? जब किसी पेड़ पौधे जीव जंतु को उनके ही निवास स्थान पर संरक्षण दिया जाता है तो उसे स्वास्थानीय संरक्षण कहते हैं। और परास्थानीय संरक्षण क्या है? जब किसी पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर संरक्षण दिया जाता है तो इसे परास्थानीय संरक्षण कहते हैं। अब आपका यही जो सेकंड वाला चैप्टर था बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, उसमें नेक्स्ट टॉपिक है वन्य जीव संरक्षण संबंधी जो परियोजनाएं हैं आपकी, वो हम लोग देखते हैं। इसके बाद फिर और भी नेक्स्ट टॉपिक है कि कैसे जैव विविधता को बचाने के लिए आंदोलन किए गए। लेकिन सबसे पहले अब हम लोग देख रहे हैं कि वन्य जीव संरक्षण संबंधी योजना। इसमें आपकी 5-6 योजनाएं हैं, एक एक करके हम लोग पढ़ रहे हैं। पहले हम लोग देखते हैं टाइगर एक्ट। यह आया 7 अप्रैल 1973। 7 अप्रैल 1973 किस पे लगा था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, आपने पढ़ा है उस पे। टाइगर डे कब मनाते हैं? 29 जुलाई को। टाइगर डे 29 जुलाई को। टाइगर स्टेट कौन सा है? एमपी। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? कैलाश सांखला। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला। और ये जो बाघों की जनगणना होती है वो कितने वर्षों के पश्चात होती है? 4 वर्षों के पश्चात होती है। ठीक है। शीर्ष स्थान वाले देखिए कुछ राज्य भी दिए गए हैं इसमें। अब जब जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो कुल बाघ हैं उनका 75% बाघ केवल भारत में है। कहाँ पे है? भारत में है। कुछ आपको इसमें फैक्ट्स भी हैं वो याद कर लीजिए, जैसे एनटीसीए का पूरा नाम नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। और ये देखिए कुछ इसमें दिया जाता है बाघ के क्षेत्रों में, वो देखते हैं कि ये जो टॉयलर पुरस्कार है वो बाघों के संरक्षण के लिए दिया जाता है। और जो ग्लोबल 500 है वो पर्यावरण के क्षेत्र में देते हैं। और जो बोरलॉग पुरस्कार है वो कृषि के क्षेत्र में मिलता है। और बाइनियर पुरस्कार है बाघों के संरक्षण या पर्यावरण के क्षेत्र में। ठीक है। ये पहला है टाइगर एक्ट। अब हम लोग दूसरा देखेंगे डॉल्फिन संरक्षण परियोजना। क्या नाम है दूसरे की? डॉल्फिन संरक्षण परियोजना। ठीक। इसका एक अन्य नाम भी है सूसू मछली। ठीक। या फिर इसको गंगा का टाइगर भी बोलते हैं या अंधी डॉल्फिन भी बोलते हैं। डॉल्फिन डे कब मनाते हैं? 5 अक्टूबर को। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया क्या है? रविंद्र सिन्हा। रविंद्र सिन्हा। सर्वाधिक किस नदी में पाए जाते हैं? गंगा नदी में। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ है? पटना में। और सर्वाधिक डॉल्फिन कहाँ है? प्रयागराज, पटना। डॉल्फिन की संख्या कितनी है? 2000। 2 प्रजातियां हैं, गंगा डॉल्फिन, इरावती डॉल्फिन। नदी में जो प्रदूषण स्तर की माप होती है ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वो बीओडी से होती है और रसायन की माप सीओडी से होती है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, याद रखना, प्रदूषण स्तर बीओडी से और रसायन सीओडी से। जो गंगा नदी में सर्वाधिक डॉल्फिन क्यों मिलते हैं, या गंगा नदी स्वतः साफ रहने वाली नदी है क्यों? यहाँ पे एक बैक्टीरिया पाया जाता है बैक्टीरियोफेज, या बैक्टीरियोफेज कहते हैं। इसमें खास बात है जिस नदी में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी तो वो गंगा नदी है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या है? ज़्यादा है। अब नेक्स्ट हम लोग परियोजना देखेंगे हाथी संरक्षण परियोजना। नेक्स्ट परियोजना का क्या नाम है? हाथी संरक्षण परियोजना। ठीक। यह अधिनियम कब आया? 1992 में। कब आया? 1992 में। राज्य कौन से राज्य में था? झारखंड। और जिला कौन सा था? सिंहभूमि। हाथी को भारत का विरासत पशु कहा जाता है। विरासत पशु कब बनाया गया? 13 अक्टूबर 2010 को। तो हाथी को भारत का कैसा पशु कहा जाता है? विरासत पशु। और कब विरासत पशु बना? 13 अक्टूबर 2010 को। कब? 13 अक्टूबर 2010 को हाथी भारत का विरासत पशु बना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विश्व हाथी दिवस कब होता है? 12 अगस्त को। कब होता है विश्व हाथी दिवस? 12 अगस्त को। और पहली बार कब बनाया गया था? 2012 में। 2012 में। हाथी पुरुष कौन सा है? अजय देसाई। इसको महेश रंग रजन कहते हैं। महेश रंग
रजन कहते हैं किसको, हाथी पुरुष को। हाथी सर्वाधिक कहाँ है, अफ्रीका महाद्वीप में। सर्वाधिक हाथी कहाँ मिलते हैं, अफ्रीका महाद्वीप में। और 1000 हाथियों की भूमि कौन सी है, लाओस। 1000 हाथियों की भूमि कौन सी है, लाओस। सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा है, थाईलैंड। सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा है, थाईलैंड। सर्वाधिक हाथी कर्नाटक, असम और केरल। सर्वाधिक हाथी कर्नाटक, असम और केरल। हाथी महोत्सव जयपुर में। हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, जयपुर में। और सर्वाधिक हाथी किस पहाड़ी में मिलते हैं, गारो और खासी। ये कौन सी, मेघालय की पहाड़ियाँ हैं। अफ्रीका के हाथी के कान खड़े होते हैं, भारत के हाथी अंतर क्या है, मतलब इनके कान छोटे होते हैं। और अफ्रीका के जो हाथी हैं उनके कान खड़े होते हैं, इसलिए बड़े होते हैं, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इनमें अंतर पता चल जाए। हाथियों के क्षेत्र उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पुरस्कार कौन कौन से मिलते हैं, हाथियों के क्षेत्र में ग्लोबल 500, ग्लोबल 500। हाथी के लिए सबसे प्रसिद्ध पार्क कौन सा है, नागरहोल। इसका नया नाम क्या है, राजीव गांधी। कहाँ है, कर्नाटक में। एशियाई हाथी कहाँ मिलते हैं, पेरियार केरल में। काजीरंगा में, असम में है। और राजाजी नेशनल पार्क कहाँ, उत्तराखंड में। ये हमने वहाँ भी बताया था, राष्ट्रीय पार्क में आप लोगों को ना, ये लिखा है ना। और बहुत जगह का राष्ट्रीय पशु भी हाथी है। कर्नाटक का, केरल का और झारखंड का राष्ट्रीय पशु क्या है, हाथी है। देखिए लिखा है कर्नाटक, केरल और झारखंड का राष्ट्रीय पशु क्या है, हाथी है। अब हम नेक्स्ट परियोजना देखते हैं जिसका नाम है गिद्ध संरक्षण परियोजना। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे मैं और ज़्यादा आपके लिए वीडियो बनाऊँ। आपको कोई भी डाटा ऐसा नहीं जो आपसे छिपाया जाएगा, इसमें सब कुछ आपको अच्छे से बताया जा रहा है। बस आपने देख लिया, नोट्स बना लिया और सिर्फ सुन लिया, तभी आपका एनवायरनमेंट का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, टीचिंग का हो, सुपर टेट हो, आपका टेट सी टेट हो, बी टेट आने वाला है वो है, जिसमें भी आपका एनवायरनमेंट आता होगा। और ये तो कुछ यहाँ पे फैक्ट्स में जो आपके जनरल नॉलेज में भी काम आते हैं, पार्क कौन सा कहाँ है। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं गिद्ध संरक्षण परियोजना। ठीक, सामान्य पशु दर्द निवारक दवा और बुखार निवारक दवा सोडियम डाइक्लोफिनेक। अधिक हवा देने पर सामान्य पशु की किडनी फेल। मृत सामान्य पशु मृत शरीर को खाने का कार्य कौन से करते हैं, गिद्ध। इसीलिए तो गिद्ध को प्रकृति का क्या कहते हैं, सफाई कर्मी और मेहतर। भारत, नेपाल, पाक में कुल गिद्ध मृत्यु कितनी है, 8.50 करोड़। गिद्ध संरक्षण अधिनियम 2006 में। और गिद्ध प्रजनन केंद्र पहला कहाँ है, हरियाणा, पिंजौरा में। हरियाणा के पिंजौरा में। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 5वीं आपकी ये परियोजना है लाल पांडा संरक्षण परियोजना। इसका प्रारंभ 1994 में हुआ। स्थान वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। ठीक, अब लाल पांडा किस देश से गायब हो गया पूर्णतया, कहाँ से, चीन से। अरुणाचल प्रदेश में इसको कैट बियर बोलते हैं, सिक्किम में फायर कैट बोलते हैं, और सिक्किम राज्य का राजकीय पशु ही है कौन, लाल पांडा। लाल पांडा कितनी ऊंचाई तक जा सकता है, 1500 मीटर से आपकी 4000 मीटर तक। लाल पांडा की संख्या सर्वाधिक कहाँ है, वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में। लाल पांडा की सर्वाधिक संख्या आपकी कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। और वेस्ट बंगाल में भी कहाँ पर है, दार्जिलिंग में। कहाँ पर, दार्जिलिंग में। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, छठी आपकी ये परियोजना रहेगी और लास्ट भी है आपकी ये परियोजना। इस परियोजना का नाम है कछुआ संरक्षण परियोजना। क्या नाम है, कछुआ संरक्षण परियोजना। इसका प्रारंभ कहाँ हुआ है, 1975 में। प्रारंभ कब हुआ है, 1975 में। राज्य कौन सा है, उड़ीसा। पार्क कौन सा है, भीतरकनिका, भीतरकनिका। और विश्व कछुआ दिवस कब मनाते हैं, 23 मई को। कब मनाते हैं, 23 मई को। और भी इसके नाम देखिए लिखे हुए हैं, गहीरमाथा। जो ओलिव रिडले कछुआ है उसकी सर्वाधिक संख्या में सर्वाधिक संख्या कहाँ पाए जाते हैं, सर्वाधिक संख्या में प्रशांत महासागर में। और महासागर दिवस कब मनाते हैं, 8 जून को। ओलिव रिडले का अगर संरक्षण ना किया गया तो ये भारत से क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। कितने वर्षों में, 5 वर्षों में। और उत्तर प्रदेश में कछुओं को संरक्षण सदैव चंबल नदी के पास दिया जाता है। किस नदी के पास, चंबल नदी के पास। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे जैव विविधता को बचाने के लिए कुछ आंदोलन किए गए थे, तो हम लोग वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।
पढ़ते हैं जैव विविधता को बचाने के लिए जो हमारे कुछ प्रमुख आंदोलन हैं। आपके 8-9 आंदोलन हैं, इनको 1 बाय 1 हम लोग पढ़ते हैं। पहला हम लोग आंदोलन पढ़ते हैं विश्नोई आंदोलन। कौन सा आंदोलन? विश्नोई आंदोलन। इसका प्रारंभ हुआ था 1730 ईस्वी में। प्रारंभ में अमृता देवी विश्नोई और उनकी 3 बेटियों ने ये किया था। स्थान क्या था? जोधपुर, राजस्थान में। पेड़ों को कटवाने का आदेश दिया था महाराजा अभय सिंह ने। और किस वृक्ष को बचाने के लिए आंदोलन हुआ था? खेजड़ी वृक्ष। पत्ती, चारा, फली से सब्जी, छाल से औषधि और लकड़ी से कीड़े, खेजड़ी वृक्ष ये था। और किस सरकार ने किया था? राजस्थान की सरकार ने 2010 में इसे राजस्थान का राजकीय वृक्ष घोषित किया था। तो कहाँ का राजकीय वृक्ष है? राजस्थान का। खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए पर्यावरण के क्षेत्र में किया गया पहला आंदोलन था। किसने किया था? अमृता देवी ने, 3 बेटियों ने और 360 लोगों ने। तो 363 लोगों की मृत्यु हो गई थी इसमें। 1733 ईस्वी में पेड़ों की कटाई को रोका गया। फिर नेक्स्ट आंदोलन हुआ चिपको आंदोलन। आपने पढ़ा भी होगा, ये इंपॉर्टेंट आंदोलन है, कई बार पूछा गया है। खास बात क्या है कि पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए उत्तर भारत का ये पहला आंदोलन था। कौन सा? चिपको आंदोलन। ये इसकी इंपॉर्टेंट लाइन है। कब प्रारंभ हुआ था? 1970 में सबसे पहले, लेकिन प्रभावी कब हुआ? और 1973 में। और जब कोई चीज़ प्रभावी होती है तभी से हम उसकी डेट को मानते हैं। भूमिका किसकी थी? सुंदरलाल बहुगुणा। वृक्ष मानव, इनको टिहरी बांध का जनक भी कहते हैं ना। चंडी प्रसाद भट्ट, ये कौन थे? प्रणेता। स्थान सबसे पहले यूपी में, अब यूके, उत्तराखंड के चमोली में। यूके मतलब यहाँ पे उत्तराखंड है। गोपेश्वर रैणी ने। और परिणाम इसके क्या हुए? 1975 ईस्वी में सुंदरलाल बहुगुणा के अथक प्रयासों से पेड़ों को कटने से बचाया गया। और इनकी मृत्यु कब हुई? सुंदरलाल बहुगुणा की मृत्यु 21 मई 2021 में हुई थी। तो याद रखिएगा, 21 मई 2021 में। अब हम लोग नेक्स्ट आंदोलन देखेंगे जिसका नाम है एपिको आंदोलन। क्या नाम है? एपिको आंदोलन। इसका प्रारंभ 1983 में हुआ था और ये प्रभावी हुआ था 1985 में। ये समाप्त हुआ था 1989 में रुकी पेड़ों की कटाई से। इसका स्थान कौन सा था? कर्नाटक। प्रणेता, इसके जनक या इसके संस्थापक कौन है? पीएस हेगड़े। नारा किसने दिया था? बचाओ बढ़ाओ कान में लाओ। बचाओ बढ़ाओ और कान में लाओ। खास बात था क्या? पर्यावरण के क्षेत्र में यह प्रथम आंदोलन था जो दक्षिण भारत में चलाया गया था। कहाँ चलाया गया था? दक्षिण भारत में। और पर्यावरण के क्षेत्र में कैसा आंदोलन था? प्रथम आंदोलन था। किस वृक्ष की कटाई इसमें हुई थी? चंदन। किस वृक्ष की कटाई हुई थी? चंदन। सर्वाधिक किस राज्य में थे? कर्नाटक। सर्वाधिक किस राज्य में थे? कर्नाटक। सर्वाधिक किस राज्य में? कर्नाटक। सर्वाधिक किस राज्य में? कर्नाटक। और पहाड़ी कौन सी थी? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियाँ। चौथा कौन सा आंदोलन है? नर्मदा बचाओ आंदोलन। भूमिका क्या है? मेघा पाटेकर, बाबा आमटे। मेघा पाटेकर, बाबा आमटे। दूसरी महिला कौन सी है? अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय। कब प्रारंभ किया था? 1985 में। 1985 में। स्थान कौन सा था? गुजरात। स्थान कौन सा था? गुजरात। कारण क्या था? नर्मदा नदी पर बन रहे बांध के विरोध में। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? अमरकंटक की पहाड़ियों से। और गिरती कहाँ है? खंबात की खाड़ी में। परिणाम असफल रहा। बांध कौन सा है? सरदार सरोवर डैम। लाभ गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को। नेक्स्ट आंदोलन कौन सा है? मैत्री आंदोलन। मैत्री आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड राज्य में 1994 ईस्वी में हुई। इसके संस्थापक कौन है? कल्याण सिंह रावत। मैत्री का शब्द है माँ का घर। खास बात क्या है? विवाह होने वाले दिन लड़की को अपने घर के आंगन में या किसी निश्चित क्षेत्र में एक पेड़ लगाना अनिवार्य होता है। ठीक, उत्तराखंड राज्य में हुआ था 1994 ईस्वी में। इसमें मेन पॉइंट है कि उत्तराखंड में एक मैत्री समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष सदैव महिला ही होंगी, जिन्हें बड़ी दीदी के नाम से जाना जाएगा। अब नेक्स्ट आंदोलन है आपका जंगल बचाओ आंदोलन। इसकी शुरुआत 1980 ईस्वी में 3 राज्यों में प्रारंभ हुई, बिहार, झारखंड और उड़ीसा।
इसके जनक कौन है? सूर्य देवी, जिसको सूर्यमणि भी कहते हैं। खास बात क्या है कि इसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा राज्यों में साल वृक्ष को काटकर सागौन के वृक्ष लगाए जा रहे थे, जिसके कारण लोगों ने इसका विरोध किया था। परिणाम क्या हुआ? 1985 ईस्वी में इस आंदोलन को पूर्ण रूप से सफल बनाया गया और तब जाकर पेड़ों की कटाई रुकी। अब नेक्स्ट आंदोलन हम लोग देखते हैं, साइलेंट वैली आंदोलन। कौन सा आंदोलन? अच्छा, ये मैत्री आंदोलन ये है। साइलेंट वैली आंदोलन, इसका प्रारंभ हुआ था 1973 ईस्वी में। स्थान कौन सा है? केरल। 1973 ईस्वी में स्थान क्या है? केरल। कारण क्या है? कुंती पूछ नदी पर बन रहे बांध के विरोध में। कुंदेर मुख विद्युत परियोजना। खास बात और इसमें क्या है कि केरल में सर्वाधिक मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है, बता ही चुके हैं। अगर यह बांध बन गया तो जैव विविधता की हानि होगी, लेकिन इसका परिणाम सफल रहा 1975 ईस्वी। ठीक, अब हम लोग छठा आंदोलन इधर हमारा था, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इधर थोड़ा आगे पीछे हो गया। अब हम लोग 8वां वाला आंदोलन पढ़ेंगे, नवधान्य आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत वंदना शिवा के द्वारा की गई। 1982 ईस्वी में इसकी शुरुआत दक्षिण भारत में की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य जैव विविधता को बचाना था। इनकी बुक कौन सी है फेमस? टुमारोज बायोडाइवर्सिटी, वंदना शिवा। टुमारोज बायोडाइवर्सिटी, वंदना शिवा। अब हम लोगों को कुछ महत्वपूर्ण दिवस देखने हैं जो पर्यावरण से संबंधित है, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब हम लोग पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दिवस देखते हैं। पहला है विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, चीर फाड़ से आप याद रख सकते हैं 4 फरवरी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, विश्व मौसम विज्ञान दिवस, याद रखना वो केवल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है और ये है विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च, विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च, विश्व खुशहाली दिवस या विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च दोनों, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। फिर से आप बार बार रिवाइज करिएगा तभी आपको याद होगा, क्योंकि पर्यावरण से संबंधित बहुत ज़्यादा ही सब कुछ है, आंदोलन, बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारे दिवस। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च, विश्व टीबी दिवस 24 मार्च, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, जल संसाधन दिवस 10 अप्रैल, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च था, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल है और जैव विविधता दिवस 22 मई था। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई, देखिए आ भी गया, जैव विविधता दिवस 22 मई, तंबाकू निषेध दिवस 31 मई, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व महासागर दिवस 8 जून, विश्व रक्तदान दिवस 14 जून, विश्व भूगर्भ जल दिवस 10 जून, बाघ दिवस 29 जुलाई, बाघ दिवस 29 जुलाई, मरुस्थलीकरण निषेध दिवस 17 जून और वन महोत्सव जुलाई का प्रथम सप्ताह, मतलब 1 जुलाई से 7 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, विश्व जनसंख्या दिवस कब? 11 जुलाई। अब विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त, ओजोन दिवस 16 सितंबर, इम्पॉर्टेंट है। विश्व गैंडा दिवस 22 सितंबर, विश्व आपदा प्रबंधन दिवस 13 अक्टूबर, पर्यावरण संरक्षण दिवस 19 नवंबर, ठीक। और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर, याद रखिएगा। केवल पर्यावरण संरक्षण दिवस आए तो 19 नवंबर और विश्व में अगर पर्यावरण संरक्षण दिवस आए तो 26 नवंबर। विश्व पुरुष दिवस 19 नवंबर, एड्स दिवस 1 दिसंबर, मधुमेह दिवस 14 नवंबर, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर, विश्व प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर, मानवाधिकार दिवस, ये इजी है, आपको पहले भी पता होगा, 10 दिसंबर और किसान दिवस 23 दिसंबर, किसान दिवस 23 दिसंबर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर, डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर, विश्व परिवार दिवस 15 मई, विश्व नर्स दिवस 12 मई, उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर, विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर,
वन्य जीव प्राणी सप्ताह दिवस अक्टूबर का प्रथम सप्ताह, लेकिन ये 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक। पोषण सप्ताह दिवस सितंबर 1 सितंबर से 7 सितंबर। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर। लुईस ब्रेल दिवस 4 जनवरी, लुईस ब्रेल दिवस 4 जनवरी, लुईस ब्रेल दिवस 4 जनवरी।